Hello everyone, welcome back again in the chapter 3 Life in the Rural Areas. It is taken from the history chapter. सो इन इस चैप्टर में हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे जो ब्रिटिश के आने के बाद हुई और व्हाट आर द कंटेंट्स टू बी डिस्कस. लेट्स सी इन द टेबल ऑफ द कंटेंट. So here are the topics: colonial agrarian policies, permanent settlement, Mehlwari system, Redwari system, impoverishment of the peasantry, cultivation of cash crops, indigo, a case study, indigo rebellion. So these are the topics to be discussed in this chapter. Before coming to the main topic, first let's discuss about the background or the introduction. सो ब्रिटिश के आने से पहले विलेज बहुत सेल्फ सफिशिएंट था. लैंड कल्टीवेट होती थी, उन्हें लैंड से भी नहीं निकाला जाता था. अगर कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई तो किंग रिड्यूस कर देता था उनका रेवेन्यू और उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी. बट ब्रिटिश के आने के बाद रेवेन्यू कलेक्ट होता था एजेंट के थ्रू, जो कि फिक्स था और कैश में दिया जाता था. अगर कोई नेचुरल क्लैमिटीज़ भी आ गई तो उनको कोई कंसेशन नहीं दिया जाता था, जैसे किंग देता था पहले, और उनको कभी भी उनकी लैंड से एविक्ट कर दिया जाता था. ये बैकग्राउंड है ऑफ दिस चैप्टर. नाउ मूविंग टू द फर्स्ट टॉपिक, कॉलोनियल एग्रीरियन पॉलिसीज. सो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को राइट्स मिल गए थे कलेक्ट करने के लिए रेवेन्यू बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से. कंपनी को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें गुड्स खरीदने होते थे इंडिया में, उन्हें एक्सपोर्ट करना होता था, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता था, उन्हें अपने आर्मी को मेंटेन करना होता था विद वेपन्स, विद स्किल्स, और उनको फंड चाहिए होता था वॉर्स करने के लिए, नॉट ओनली इन इंडिया बट अब्रॉड ऑल्सो. तो उनका मेन मोटिव था ज़्यादा से ज़्यादा मनी बनाना, जो कि वो कर सकते थे बिकॉज जो उनका सोर्स ऑफ इनकम था लैंड, उसी के ज़रिए से वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम क्रिएट कर सकते थे. सो जो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, गवर्नर जनरल थे, उनको राइट दिया गया कलेक्शन करने का कि आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है हाईएस्ट बिडर से, जो बोली लगाता था उस एरिया में उससे. बट ये अनसक्सेसफुल रहा क्योंकि उनको उतना पैसा नहीं मिलता था जितना वो लैंड प्रोड्यूस करती थी. तो इसलिए उनकी क्या हुआ, इनस्टेबिलिटी हो गई इनकम में. फिर उसको स्मूथ करने के लिए कि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा आए, कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 न्यू रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम स्टार्ट की. व्हाट आर दे, लेट्स सी. So these are the 3 revenue collection system: permanent settlement, Mehlwari system, Rewardwari system. In Mehlwari system, it was introduced in present day उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में एंड पंजाब में. इसमें कुछ ग्रुप के कुछ विलेज में ग्रुप होता था. तो वो जो ग्रुप होता था उनकी एक पर्टिकुलर लैंड होती थी, उसको महल कहते थे. उस पर्टिकुलर महल का एक हेडमैन होता था जो कलेक्ट करता था रेवेन्यूज पर्टिकुलर लैंड का, और वो कंपनी को देता था. इसमें जो रेवेन्यू होता था वो फिक्स नहीं होता था परमानेंटली, वो या तो बढ़ भी सकता है या घट भी सकता है. सो दिस इज़ महलवारी सिस्टम. रेटवारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाय थॉमस मिल्रो, और ये इंट्रोड्यूस हुआ था मद्रास एंड बॉम्बे में. इसमें रेवेन्यू सेटलमेंट होता था डायरेक्टली विद द रेओट. रेओट मीन्स पीजेंट, स्मॉल फार्मर्स के. सो रेवेन्यू इसमें फिक्स था. इसमें जो पीजेंट से ओनर ऑफ द लैंड थे, जब तक वो ओनर ऑफ द लैंड रहते थे जब तक वो रेवेन्यू पे करेंगे, और रेवेन्यू फिक्स था, और वो फिक्स था ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1793 बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस. इसमें क्या था, इंश्योर करना रेगुलर इनकम की कंपनी ने डिसाइड कर लिया था फिक्स करने के लिए रेवेन्यू बंगाल एंड बिहार में परमानेंट बेसिस पे. तो इसमें 2 फीचर्स आए थे, जैसे कि रेवेन्यू जो कलेक्ट होगा वो फिक्स्ड होगा परमानेंटली, उसमें कोई भी रिविजन नहीं होगा, ना बढ़ा जा सकता है ना घटा जा सकता है. सेकेंड फीचर इसमें ये था, जो लोकल ज़मींदार से वो कलेक्ट करेंगे रेवेन्यू हर साल, उनको एक फ़िक्स अमाउंट कलेक्ट करना होगा पर्टिकुलर डेट पर. अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं तो वो सरप्लस रख सकते हैं. अगर वो नहीं कर पाते कलेक्ट तो उस ज़मींदार के राइट्स को हटा दिया जाता है, उसको हटा दिया जाता है ज़मींदार को, और न्यू ज़मींदार अपॉइंट किया जाता है. ये सिस्टम काफ़ी फ़ायदेमंद रहा ब्रिटिशर्स के लिए क्योंकि एक फिक्स्ड और रेगुलर इनकम मिलती थी विदाउट द ट्रबल ऑफ कलेक्टिंग इट. और डिसएडवांटेजेस था, नुकसानदेह था पीजेंट्स के लिए, स्मॉल फार्मर के लिए, क्योंकि अगर वो हाई रेवेन्यू पे नहीं कर पाते थे तो उन्हें अपनी लैंड से निकाल दिया जाता था. अगर वो जैसे तैसे मनी कर भी लें, इंतज़ाम कर भी लें उसको पे करने के लिए, तो उनको मनी लेंडर से कर्ज़ा लेना पड़ता था, और एक बार उन्होंने कर्ज़ा ले लिया तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था.
इन तीनों सिस्टम से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट में जो कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया था। एक तो पीजेंट बहुत गरीब हो गए थे, उनकी पुअर कंडीशन हो गई थी और उनकी जो ज़मीन थी वो सेलेबल कमोडिटी बन गई थी। या तो अम, उसको ख़रीदा जा सकता था या उसको बेचा जा सकता था या फिर उसको गिरवी रखा जाता था। इससे क्या हुआ, इससे बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ा रूरल लाइफ के ऊपर और उसकी इकोनॉमी के ऊपर। पीजेंट की लाइफ में जो इम्पैक्ट पड़ा वो ये कि उन्हें सर्वाइव करना पड़ता था स्मॉल इनकम के ऊपर। चाहे वो कंपनीज़ की हाई रेवेन्यू डिमांड हो या उनकी क्रॉप फेल हो गई हो या कॉस्टली उनका सोशल कस्टम हो, जैसे मैरिजेस हो, फेस्टिवल्स हो, तो उनको या तो अपनी लैंड को सेल करना पड़ता था या मनी बोरो करनी पड़ती थी मनी लैंडर से। पर वो सेल नहीं कर सकते थे अपनी लैंड को, क्योंकि वो लैंड को अपनी मदर मानते थे और रिफ्यूज़ करते थे उसको बेचने के लिए। और उनके पास लास्ट में एक ही ऑप्शन बच जाता था, दैट इज़ बोरोइंग मनी फ्रॉम द मनी लेंडर। वो मनी बोरो भी कर लेते थे अपनी ज़मीन को गिरवी रखवा कर, बट उनके लिए बहुत मुश्किल था वापस से वो लैंड वापस लेने के लिए उनको पे करना, क्योंकि उनका बहुत लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम था। वो अपनी सब फैमिली को ही सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो वो अपनी लैंड को कैसे वापस लेते। तो एक सर्वे हुआ था मिड 19 सेंचुरी में, गवर्नमेंट ने किया था। इसमें ये था कि 10 में से 8 फार्मर्स अनपेड डेब्ट थे, वो कर्जा दे ही नहीं पा रहे थे। ये तीनों जो सिस्टम थे ये फार्मर्स के फेवर में तो थे ही नहीं, बस उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था कंपनी को और वो ले रहे थे। ना तो वो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर रहे थे, ना इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे पीजेंट्स को। और पीजेंट्स भी डिपेंडेंट थे एंटायरली ऑन द मानसून। अगर बाय चांस रेन नहीं आती थी तो उनको पूरा साल सफ़र करना पड़ता था और उनके पास कोई भी और सोर्स नहीं था मनी इनकम का। उनको अपनी फैमिली को खुद ही सपोर्ट करना पड़ता था, जो कि इम्पॉसिबल था। तो इस के बाद क्या हुआ, उन्होंने कैश क्रॉप्स कल्टीवेट करना शुरू कर दिया। सो कैश क्रॉप से क्या होता था, वो उसको सेल करते थे और मनी बनाते थे। सो कैश क्रॉप इंक्रीज हुआ 19 सेंचुरी में। इसमें जो क्रॉप्स हैं वो इंडिगो, जूट, ऑयल सीड्स, शुगर केन, टी, कॉफ़ी एंड कॉटन, ये सारी चीज़ें का कल्टीवेशन स्टार्ट हो गया। ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुई इस कल्टीवेशन से। उन्हें लगा पैसा आ रहा है इस इन सब क्रॉप से, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स करते थे पीजेंट्स को कि इन क्रॉप्स को उगाओ। और कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि डिक्लाइन हो गया प्रोडक्शन। फूड ग्रेन का तो डिक्लाइन हो गया, इन कैश क्रॉप का इंक्रीज़ हो गया, जिससे क्या हुआ, फूड सप्लाई शॉर्ट हो गई। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंडिगो एक कैश क्रॉप है जो कि उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट होता था। ये ब्लू कलर डाई प्लांट है जो कि कपड़े डाई करने के लिए यूज़ होता है। इंग्लैंड में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इंग्लैंड का जो क्लाइमेट था वो सूटेबल नहीं था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए, तो वो इम्पोर्ट करते थे बहुत सारी जगह से, जैसे कि वेस्ट इंडीज़ से, नॉर्थ अमेरिका से। फिर कुछ टाइम बाद कुछ ऐसा हुआ, वहाँ से इम्पोर्ट नहीं कर पाए, तो उन्होंने फोर्स किया ब्रिटेन को कि कोई और जगह देखिए जहाँ से हम इंडिगो ले सकते हैं। सो इससे क्या हुआ, इंडिगो की डिमांड और ज़्यादा बढ़ गई। सो ब्रिटेन ने इंडिया में देखना शुरू कर दिया इंडिगो प्लांट। तो इंडिगो जो थी उस टाइम पे मिडिवल टाइम्स में बहुत ज़्यादा स्मॉल पोर्शन पे ग्रो होती थी, कल्टीवेट की जाती थी। बट कंपनी ने जब देखा कि इसकी डिमांड ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने फोर्स किया फार्मर को कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो ग्रो कीजिए, स्पेशली बंगाल फार्मर्स को, क्योंकि बंगाल का क्लाइमेट सूटेबल था इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। तो जब 19th सेंचुरी की शुरुआत हुई, इंडियन इंडिगो वाज अ मेजर एक्सपोर्ट टू इंग्लैंड। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लैंड को एक्सपोर्ट किया जाता था इंडिगो, और इंडिगो कल्टीवेशन की वजह से ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हुआ कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। जो कि ऑफिशियल्स थे, जो ऑफिसर्स थे कंपनी के, प्राइवेटली इन्वेस्ट भी करते थे इंडिगो प्लांटेशन में, कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो प्लांटेशन की जाए और इससे हमें प्रॉफिट मिले। इंडिगो कल्टीवेशन जो थी वो लेबर इंटेंसिव जॉब थी, मशीन से नहीं किया जा सकता था, इसमें बहुत ज़्यादा लेबर लगता था। तो प्लांटर्स जो थे वो साइन करते थे कॉन्ट्रैक्ट कल्टीवेटर के साथ कि आपको सिर्फ इंडिगो ही ग्रो करना है। प्राइस जो मिलते थे उनको बहुत ज़्यादा कम मिलते थे। द इंडिगो कल्टीवेटर बहुत ज़्यादा सफ़र्ड हुए, एक्सप्लॉइटेशन होता था। सो इन सारी सिचुएशन को लेके दीन बंधु मित्रा थे, उन्होंने एक प्ले लिखा नील दर्पण, द इंडिगो प्लांटिंग मिरर। इसमें उन्होंने हाईलाइट किया था कैसे इंडिगो प्लांटर्स उनको एक्सप्लॉइट करते थे, इंडिगो कल्टीवेटर्स को। इंडिगो कल्टीवेटर को अलाउ नहीं था कि कोई और क्रॉप्स उसमें ग्रो करें। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो क्रॉप ग्रो हो रही है, तो फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल
एग्जॉस्ट भी हो रही है। अगर एक ही चीज़ आप एक ही ज़मीन पे बार बार ग्रो करते रहोगे तो उसकी फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एग्जॉस्ट हो जाएगी। दैट्स वाई वी आर डूइंग क्रॉप रोटेशन। तो इससे क्या हुआ, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। नाउ इट्स टाइम टू डू द रिवोल्ट। फार्मर्स ने रिपेल करना शुरू कर दिया। 1859-60 में ये रिवोल्ट हुआ बंगाल में। और ये प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन था विद द प्लांटर्स, कि हम प्लांटर्स के साथ आगे काम नहीं करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि वी डोंट वांट टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड, क्योंकि लैंड बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। कल्टीवेटर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया था इंडिगो फैक्ट्रीज़ के ऊपर। जो एजेंट्स थे, गोमस्ताज जिन्हें कहा जाता था, उनको मारा भी गया। एंड पीजेंट्स ऑल्सो सोशली बॉयकॉटेड। उन्होंने बॉयकॉट कर दिया था इंडियन सर्वेंट को भी, जो वर्क करते थे यूरोपियन प्लांटेशन में, जो उस फैक्ट्री में काम करते थे इंडियन सर्वेंट, उनको भी बॉयकॉट कर दिया था। वुमेन ने भी काफ़ी पार्ट लिया प्लांटर्स के साथ। कुछ जगहों पे लोकल ज़मींदार्स ने भी पार्ट लिया पीजेंट्स के साथ। जब ये वाइड स्प्रेड हो गया तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने इंडिगो कमीशन सेटअप किया, जिसमें जो सिस्टम था इंडिगो प्रोडक्शन का, उसमें कुछ चेंजेस लाए गए और बंगाल को स्टॉप कर दिया कि अब नो मोर इट इज़ द हब ऑफ द इंडिगो कल्टिवेशन। प्लांटर्स ने भी बंगाल से शिफ्ट कर दिया बिहार की तरफ। एक्सप्लॉयटेशन जो हुआ इंडिगो कल्टिवेटर्स का, वो कंटिन्यू रहा बिहार में भी, जो कि हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे। एंड यू हैव टू टेल मी, महात्मा गांधी ने भी फाइट किया था इंडिगो फार्मर्स के लिए। कहाँ? यू हैव टू टेल मी वेयर। So thank you for listening the lecture. We will meet again with a new chapter with new subject. In case you having any doubt regarding any topic related to the subject or the chapter, you just comment below. I'll give you reply. Thank you so much.